हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। तो चलिए आज हम इसी बात पर जो क्लास 9th है उसका हम चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक इसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जो कि किसका था, एवलिन ग्लिनिक के बेस पर स्टोरी थी जिसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी इस पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, हम बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान जी जो है उन्होंने उनका नाम जो है इस शहनाई के साथ क्यों लिया जाता। तो इन दिस वीडियो हम यही देखने वाले हैं, बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में पढ़ने वाले हैं और शहनाई के बारे में कि शहनाई आई कैसे, उसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ इस दुनिया में और बिस्मिल्लाह खान जी इनको क्यों शहनाई के साथ इतना कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है शहनाई की और हमारे बिस्मिल्लाह खान जी की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. अच्छा, यहाँ पर पुंगी को क्या किया गया? पुंगी क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब इस पुंगी के साथ क्या हुआ, इसको बैन कर दिया। ये बैन किसने किया? इट इज बैंड बाय औरंगजेब। ठीक है, इसको औरंगजेब ने बैन कर दिया। ठीक है, अब ये बैन तो कर दिया, रीजन क्या दे इसे बैन करने का? व्हाई इट इज बैंड? बिकॉज ऑफ श्रिल साउंड। इसका साउंड कैसा था? श्रिल। श्रिल मतलब चुभने वाला, कानों को एकदम पतला सा, अनप्लीजेंट है ना, जो अच्छा ना लगे। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम क्या होता है? देखो यहाँ पर आपको वोकैब्स के अंदर ग्लॉसरी वर्ड में गिवन भी है, a name given to a class or group as a whole। ऐसा नाम जो किसी क्लास या ग्रुप के लोगों को एक साथ दिया जाए तो जेनरिक नेम दे दिया। किस टाइप का जेनरिक नेम? रीडेड नॉइज मेकर। यानी इस पुंगी को क्या कहा गया? इसको बोला गया नॉइज मेकर। नॉइज मेकर का मतलब क्या होता है? नॉइज मेकर का मीन्स होता है शोर मचाने वाला। यानी ये अनप्लीजेंट है, नॉइज क्रिएट करती है और जो नॉइज कानों को अच्छा भी नहीं लगता। तो ऐसा नॉइज क्रिएट करने वाली ये पुंगी को क्या कर दिया? औरंगजेब ने रॉयल कोर्ट में, रेसिडेंस में, रॉयल रेसिडेंस यानी दरबार के अंदर बंद कर दिया है ना। सो पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, और इसको जेनेरिक उसमें डाल दिया कि ये तो एक नॉइज मेकर्स है। फ्यू हैड थॉट, लेकिन अभी भी कुछ लोग, फ्यू मतलब यानी फ्यू मतलब होता है एक नेगेटिव सेंस में। अच्छा, ये तीन यूज होते हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर भी समझा देती हूँ। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, यानी लगभग ना के बराबर जो लोग थे, यानी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये जो है लगभग कुछ ही ना के बराबर जो लोग होंगे, उनको ये उम्मीद थी कि शायद पुंगी रिवाइव्ड करे। रिवाइव का मतलब हो गया रिटर्न आ जाए, यानी ये फिर से एग्जिस्टेंस में आ जाए। तो ऐसा बहुत कम, लगभग ना के बराबर लोगों को ही ऐसा सोचना रहा होगा, ऐसा थॉट रहा होगा कि पुंगी जो है वो किसी दिन रिवाइव्ड कर सकती है। बट अ बार्बर of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। लेकिन क्या हुआ? बार्बर, बार्बर ऐसे तो देखा जाए तो पेशे से कौन होते हैं? हेयर कट करने वाले, है ना, नाई जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं। लेकिन ये जो बार्बर था, ये जो था, ये कैसा था? पेशे से नाई तो था, लेकिन ये प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था। यानी इसके जो एंसेस्टर्स थे और फैमिली पर्सन थे वो म्यूजिशियन थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियन। एंड हु हैड एक्सेस, और उसका एक्सेस था, यानी उसका इन्वॉल्वमेंट भी था कहाँ पर? रॉयल पैलेस के अंदर। सो डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। पुंगी की बंद करने का रीजन क्या बताया था? उसकी टोनल क्वालिटी। टोनल क्वालिटी यानी उसका साउंड। तो उसने कहा अगर ये साउंड ही मैं इम्प्रूव कर दूं, क्योंकि इसका श्रिल साउंड होने की वजह से ये जो पुंगी है इसको क्या है, एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, ये बाहर कर दी गई है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो अगर मैं इसके टोनल क्वालिटी को ही चेंज कर दूं, इसके साउंड को ही चेंज कर दूं, जो श्रिल है उसको मेलोडी में कन्वर्ट कर दूं, तो ये
पुंगी जो है वापस से आ सकती है। सो ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको कैसे चेंज करे, अब भाई चेंज करने के लिए पुंगी जैसी है वैसी ही तो बजेगी, तो उसने उस पुंगी में कुछ चेंजेस किए। वो क्या किया, उसने एक पाइप लिया विद अ नेचुरल हॉलो, जिसमें कुछ हॉलो यानी कुछ छेद किए, ठीक है। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, वो पुंगी से शेप एंड साइज में अलग थी, लॉन्ग भी थी, बड़ी भी थी और ब्रॉडर भी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पर उसने क्या किए, 7 होल्स बनाए। किसके ऊपर, उसी पाइप जो लिया था ना। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were, यानी जब उसने क्या किया, उन होल्स पे, यानी जो 7 होल्स बनाए उस पाइप के, उन होल्स पे क्या किया, जब उसने क्लिक किया, तो वो क्लिक करने के बाद क्या हुआ, कुछ होल्स जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, एंड 7 होल्स ये बना दिए किसके ऊपर, एक पाइप के ऊपर। अब वो क्या करता था, फिंगर से कुछ होल्स को बंद कर देता था और कुछ को ओपन रहने देता था। तो इस तरीके से वो ये जो फिंगर से बंद करना और खोलने वाले जो कंडीशन थी ये रिपीट कर रहा था, और बार बार अलग होल्स को बंद कर रहा था और खोल रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो साउंड्स क्रिएट हुआ वो कैसा था, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, यानी अब जो साउंड क्रिएट हो रहा था वो कैसा था, वो श्रिल नहीं था, यानी वो साउंड श्रिल की बजाय कैसा हो गया था, मेलोडियस हो गया था, सॉफ्ट हो गया था। जो साउंड अब वो प्रोड्यूस कर रहा था वो उतना श्रिल नहीं रहा था, यानी कि साउंड की क्वालिटी अब लगभग चेंज हो गई थी, ठीक है। तो अभी अब वो क्या कर रहा है, इसके बाद आगे की देखते, ये देखो ये पिक्चर में आपको दी है, पिक्चर में आपको दिख रही है ना, समझ में आ रही होगी। तो यहां से आप देख सकते हो ये जो है ये हमारी पुंगी है और ये हमारी शहनाई है। ये दिख रहा है, पुंगी का शेप कैसा है और शहनाई का शेप किस तरीके से बना हुआ है ना। ये शहनाई जो है ये इसी का लेटेस्ट वर्जन है, इसी को मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया है, इस पुंगी को जब मॉडिफाई किया गया तो वो इस शेप एंड साइज में निकली, और इससे जो साउंड निकला वो कैसा था, मेलोडियस था, यानी मधुर, कानों को चुभने वाला नहीं था, प्लीजेंट लगने वाला साउंड जो क्रिएट हुआ वो इस शहनाई की बदौलत। अच्छा, इसका नाम शहनाई कैसे पड़ा, अब वो स्टोरी हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि ये थी तो पुंगी, चलो उसको मॉडिफाई कर दिया, बट नाम क्यों इसका शहनाई पड़ा, तो वो स्टोरी भी हम देख लेते हैं चैप्टर में कि इसका जो नाम है वो कैसे मॉडिफाई हुआ। ठीक है, शेप एंड साइज और साउंड तो ठीक है। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। तो उसने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी में, यानी रॉयल्टी यानी कोर्ट में, जहां पे राजा वगैरह रहते हैं वहां पर प्रोड्यूस करने से पहले उसने सोचा कि पहले लोकल लोगों से राय ले ली जाए। तो उसने उससे पहले एवरीवन को, जिसको भी सुनाया वो सभी इम्प्रेस हुए, उन्हें लगा हाँ ये अच्छा साउंड है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और ये जो नया इंस्ट्रूमेंट है ये पुंगी से बहुत अलग है। यानी देखो कहीं से भी दिख रही है सिमिलरिटीज, नहीं दिख रही ना, काफी चेंजेस हैं इसके अंदर। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, इसलिए जब ये पुंगी से अलग है, इसका पुंगी जैसा तो कुछ भी है ही नहीं, शेप बदल गया, साइज बदल गया और क्वालिटी भी चेंज हो गई है ना, तो सभी चीजें जब बदल गई तो इसका नाम भी क्यों ना चेंज किया जाए। तो इस वजह से फिर लोगों ने डिसाइड किया यार कि इसका नाम भी चेंज होगा, है ना। तो अब इसका नाम दिया किया जाए, तो एज द स्टोरी गोज, जैसा कि हम स्टोरी से समझ सकते हैं, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, इसको सबसे पहले जो प्ले किया गया यानी बजाया गया वो किसके कोर्ट में बजाया गया, शाह के चैम्बर में। एंड वाज प्लेड बाय एन आई, इसको मॉडिफाई किसने किया था, इसी बारबर ने ना, तो इसी ने प्ले किया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए शाह के चैम्बर में बजाया गया, तो शाह से क्या लिया गया, शह लिया गया, और इसको बजाया किसने, नाई ने बजाया, तो नाई से नाई, इस तरीके से इसको इंस्ट्रूमेंट को क्या नेम गिवन हुआ, शहनाई। और इस तरीके से हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है शहनाई मॉडिफाई होकर के, यानी कि ये मॉडिफिकेशन है किसका, पुंगी का। ठीक है, तो ये पुंगी का मॉडिफिकेशन है और इस तरीके से शहनाई जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं शहनाई का। अब हम देखेंगे कि चलो ये शहनाई तो बन गई, लेकिन इसका हमारे जो बिस्मिल्लाह खान जी है उनसे कनेक्शन कैसे।
द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है फॉर्चुनेट लाने वाला, यानी लक लाने वाला, है ना, फॉर्चून को लाने वाला। तो फॉर्चुनेट है ना, इसका साउंड कैसा माना गया? प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, अच्छा किस्मत लाने वाला, अच्छा लक लाने वाला जो साउंड था वो इसका माना गया, है ना। तो अब इस वजह से क्या हुआ? एंड फॉर दिस रीजन, इसी रीजन के कारण इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल। अब फॉर्च्यून लाने वाला है, किस्मत लाने वाला है, तो इसे इसी कारण से इसे टेम्पल्स में बजाया जाने लगा। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। और साथ ही साथ जो वेडिंग्स होती थी, शादियां होती थी, है ना, विवाह समारोह, कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया के, वहां पर ये ज्यादा पॉपुलर था। तो नॉर्थ इंडिया के जो विवाह होते थे और टेम्पल्स थे, वहां पर ये हमारी जो शहनाई है वो प्ले होने लगी। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब धीरे धीरे इसको क्या हुआ? इसको जो 9 फेमस इंस्ट्रूमेंट है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें जगह मिल गई, म्यूजिकल कोड में इसको जगह मिल गई, ठीक है। यानी इसे भी माना जाने लगा कि हाँ ये भी कैसा है, ये अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसे प्ले किया जा सकता है, इसका साउंड प्लीजेंट है, श्रिल नहीं है। पुंगी को तो निकाल दिया गया था ना, लेकिन शहनाई को उन 9 म्यूजिकल जो मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उसमें जगह मिल गई, है ना। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, लेकिन इसके बाद भी अभी इसका जो यूज था वो सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग तक ही शामिल था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू दिस क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी उसको रॉयल कोर्ट में जगह मिल गई, 9 इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे बड़े बड़े, उनमें भी जगह मिल गई, लेकिन इसके बाद भी अभी भी जो हमारा ये पुंगी था, ये स्टिल ऑफ दैट, अभी भी ये किसमें गाया जा रहा था या बजाया जा रहा था? सिर्फ टेम्पल्स में एंड वेडिंग्स में। लेकिन क्रेडिट गोज टू बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को ये क्रेडिट जाता है कि उसे क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने स्टेज पे प्ले किया और लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा, होप सो आप सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खान जी की स्टोरी को कैरी ऑन करते हैं। A 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। अब 5 साल का जो बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है वो खेल, हंसी मजाक, इनमें ही उसकी जिंदगी जाती है। तो वो क्या खेला करते थे? गिल्ली डंडा। नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डमरांव इन बिहार, बिहार के रहने वाले थे, तो वहीं पास पॉन्ड जो था डमरांव यानी बिहार की स्टेट में, वहीं पर वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing भोजपुरी चैता। अब एक्चुअली ये कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे? ये ऐसी फैमिली से था जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करती थी और प्रोफेशनली म्यूजिशियंस थे, है ना। तो ये भी कहाँ जाया करते थे? अपनी फैमिली के साथ साथ ये जाया करते थे भोजपुरी चैता को गाने के लिए। कहाँ पर? बिहारजी टेम्पल, है ना। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू। और जब पूरा खत्म हो जाता था, वो चैता जब गा के खत्म कर देते थे, तो उसके बाद वहां पर इन्हें क्या मिलता था? बिग लड्डू। कितने वेट का? 1.25 kg। ये जो फैक्ट्स है ना, इनको याद रखना है। जब हम आंसर्स करते हैं तो ये फैक्ट लिखते हैं, तो ये हमारे आंसर्स में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और ये क्यों दिया जाता था? एज अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। वहां के जो लोकल महाराज थे ना, वो इसे एज ए प्राइज देते थे। किसको? ये हमारे यंग अप्रेंटिस है ना, ये यंग बिस्मिल्लाह खान जी छोटे से, इनको दिया करते थे, है ना। दिस हैपेंड 80 years ago। ये कब होता था? 80 साल पहले की बात है, यानी अब नहीं, जब ये 80 साल पहले, यानी इनकी उससे बहुत छोटे थे तब की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके 80 साल के बाद ये जो लिटिल बॉय है इतना दूर निकल आया कि इसको इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पता है कौन सा है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारा? ये ऑफकोर्स भारत रत्न। ये तो हम सभी जानते हैं, हमारे इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो भी मिला है हमारे बिस्मिल्लाह खान जी को। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए, born on
21 मार्च इनका बर्थ कब हुआ, ये डेट याद रखनी है। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। बिस्मिल्लाह खान वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960। ये डेट हम सभी को याद रखनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। और ये किस फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। और कहाँ से थे, बिहार से। अभी हमने पढ़ा था बिहार के जो पॉन्ड था, वहां जो बिहारी जी टेम्पल था वहां जाया करते थे, है ना। His grandfather रसूल बख्श खान was the सहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो ग्रैंडफादर थे ना, वो सभी सहनाई प्ले करते थे, है ना। तो वो सहनाई कहाँ पे प्ले करते थे, वो सहनाई प्ले करते थे नवाज ऑफ द, जो नवाज होते ना भोजपुर किंग कोर्ट में, वहां पर वो सहनाई को प्ले करते थे। His father पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। सिर्फ इनके फादर ही नहीं, इनके जो पैटर्नल एंसेस्टर मतलब फोर फादर, यानी जो हमारे पूर्वज हैं उनको बोला गया है ना। फादर और ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो हमारे पूर्वज हैं उनको यूज किया है एंसेस्टर्स, है ना। पैटर्नल एंसेस्टर यानी पिता की साइड के जो भी लोग हैं वो सभी क्या थे, सहनाई प्लेयर्स थे। तो यहां तक क्लियर हो गया, होप सो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, now वाराणसी, ठीक है। पहले जो वाराणसी का नाम था वो था बनारस। तो इनका इंटरेस्ट कैसे हुआ म्यूजिक में, जो यंग बॉय है यानी 3 इयर्स के थे जब, तो 3 इयर्स के होने के टाइम पर ही इनकी मदर इन्हें कहाँ ले गई थी, टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। मैटरनल अंकल क्या होता है, जो माँ की साइड के घर होते हैं, मामा वगैरह, है ना। तो वहां पर लेकर गई, वहां पर इनके जो मैटरनल अंकल कहाँ थे, बनारस, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह खान was fascinated watching his uncles practice the सहनाई। और वो बहुत फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट होते थे, उन्हें अच्छा लगता था जब उनके मैटरनल अंकल जो थे, यानी कि वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे, किसकी, सहनाई की। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग अंकल अली बख्श। उनके अंकल का नाम क्या था, ये भी याद रखनी है, नाम याद रखनी है, अली बख्श, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान अली बख्श जो उनके अंकल थे उनके साथ उनको कंपनी देने लगे, है ना, उनके साथ प्रैक्टिस करने लगे। और ये कहाँ चलता था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस में है ना विष्णु टेम्पल, बहुत ही फेमस। वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहां पर बक्स क्या थे, एम्प्लॉयड थे, यानी वो शहनाई प्ले करने के लिए वहां पर काम किया करते थे, है ना। वो वहां के एम्प्लॉय थे एज ए शहनाई प्लेयर, उनको वहां पर जो था वो रखा गया था, है ना। तो वो वहां पे शहनाई प्ले किया करते थे। तो यहां तक क्लियर हुआ, चलिए आगे देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अ कंपनी, अब वो बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ ज्वाइन हो गए। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू एंड। घंटों बिस्मिल्लाह खान उन्हें देखा करते थे, जब तक खत्म नहीं कर देते थे। तो बिस्मिल्लाह खान कैप्टिवेटेड, पूरी तरीके से वहां पर स्टे होकर के उनकी शहनाई प्ले करते हुए देखा करते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे अब उन्हें इंटरेस्ट बढ़ने लगा और उन्होंने खुद भी उस इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया और वो पूरा पूरा दिन उसकी प्रैक्टिस करते थे। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया। अब क्या हुआ, इसके बाद वो किसकी, कहाँ पे ये प्रैक्टिस चलती थी उनकी, उनके फेवरेट प्लेस थे बालाजी एंड मंगला मैया। और ये कहाँ थे, बैंक ऑफ द गंगा, ठीक है। बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेले में, है ना, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो वो ये जो यंग अप्रेंटिस था, ये जो यंग लर्नर था सहनाई का, ये वहां पर प्रैक्टिस किया करता था। कहाँ कहाँ, कौन कौन से फेवरेट प्लेस थे, बालाजी एंड मंगला मैया, जो कि गंगा मैया के बगल से थे, है ना। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग। तो वहां जो वाटर फ्लो होता था गंगा मैया का, ठीक है, वो इन्हें क्या करता था, इंस्पायर करता था
और इम्प्रोवाइज करता था ताकि ये और अच्छी ट्यून्स भी क्रिएट कर सके। तो इन सब चीजों से ये इंस्पायर्ड थे और इम्प्रोवाइज करती थी किसको, नए नए राग को, नए नए राग ये क्या कर सके, निकाल सके, है ना। तो न्यू राग्स दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द राग, और ऐसा कंसीडर कि इन्होंने बियॉन्ड द राग बहुत अच्छे अच्छे राग वहां पर बैठ करके बनाए, है ना, ऑफ द सहनाई, जो सहनाई के नए नए राग क्रिएट किए, कहां पर, नई रेंज क्रिएट की सहनाई की, ठीक है। एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो इलाहाबाद में जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर इन्होंने अपने जो चाचा जी थे, कौन थे इनके चाचा जी, अली बख्श, तो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उनके साथ हिस्सा लिया और वहां पर ये जाकर के इन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस दी, ठीक है। At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, तो जो वहाँ उस्ताद फयाज खान थे उन्होंने क्या किया, पैटेड किया, पैटेड करना मतलब थपथपाया, शाबाशी दी उनकी पीठ, है ना। और क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और तुम बहुत मेहनत करो, तुम जो है सक्सेस पाओगे। बहुत नए आयाम तो होता है ना, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे बड़े जो हैं वो हमें शाबाशी देते। तो ऐसे ही जो उस्ताद फयाज खान थे उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को बहुत मोटिवेटेड किया, उन्हें सजेस्ट किया कि वो बहुत मेहनत करें। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, तो 1938 में जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो आया तो क्या हुआ, इनको कुछ एम्प्लॉयमेंट मिला। वो क्या था, ऑल इंडिया रेडियो में क्या एम्प्लॉयमेंट मिला इन्हें, बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, ये इनका ब्रेक थ्रू था, यानी इन्हें एक बिग चांस मिला, किस पर, ऑल इंडिया रेडियो पर गाने के लिए इन्हें क्या मिला, एक बिग चांस मिला, ठीक है, जिससे ये क्या कर सकते थे, ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी जो सहनाई है उसको प्ले करके म्यूजिकल जो है वो प्रैक्टिस कर सकते थे, और म्यूजिकल जो उनका वो था करियर वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। ही सून बिकेम एन ऑफ्टन हर्ड सहनाई प्लेयर्स ऑन रेडियो, अक्सर करके जो सहनाई थी वो उनकी द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पर प्ले की जाने लगी या बजाई जाने लगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7th नंबर का पैराग्राफ। अब सहनाई उन्होंने, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो पे भी उनको चांस मिल गया। अब आगे क्या होता है उनकी लाइफ में वो देख लेते हैं। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, अब इंडिया 1938 की बात है जब उन्हें क्या मिला, ये ब्रेक थ्रू मिला और उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पे गाने का मौका मिला। लेकिन इंडिया का 1947 15 अगस्त को आजाद हो गया। अब बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद द हिज सहनाई। अब पूरे इंडिया को ग्रीट करने का, ग्रीट मतलब होता है वेलकम करने का, इनको चांस मिला कि ये अपनी जो सहनाई है इस सहनाई से क्या करें, इस सहनाई से वेलकम करें न्यू इंडिया का, जो फ्री इंडिया है उसका क्या करें, उसे ग्रीट करें, उसे वेलकम करें, ठीक है। और ही poured his heart out into राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने उस दिन क्या गाया इंडिया के वेलकम में, राग काफी, और इनकी इंडियन ऑडियंस में जो मेन ऑडियंस थी वो कौन थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी, है ना। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, इन्होंने कई सारी मेमोरेबल यादगार परफॉर्मेंस दी, यानी ऐसी छोटी मोटी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी शहनाई की, बोथ इन इंडिया, और इंडिया में भी इंडिया के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर। अब वहां पे इनकी जो फर्स्ट आउट ऑफ इंडिया थी वो कहाँ थी परफॉर्मेंस, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो अफगानिस्तान में इन्हें जब परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया तो ये कहाँ पर गए थे परफॉर्मेंस देने के लिए, अफगानिस्तान में। इनकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो थी किंग जाहिर की यहाँ, ठीक है। तो किंग जाहिर ने जब इन्हें बुलाया
तो वहां पे ये जब गए तो इनसे वो बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने इससे इम्प्रेस होके क्या हुआ, इन्हें प्राइसलेस कारपेट गिफ्ट किया और अदर सोवेनियर मतलब अदर चीजें जो मेमोरी के लिए दी जाती है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, यानी सिर्फ अफगानिस्तान के किंग ही इनसे फैसिनेटेड नहीं थे, यानी इनकी तरफ आकर्षित नहीं थे, इनके म्यूजिक की तरफ, है ना। विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक, film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's plays at a festival that he named a film after that instrument called गूंज उठी शहनाई। इवन जो हमारे फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट जी, वो भी इनकी जो शहनाई थी उससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने फिल्म का नाम ही दे दिया, उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर फिल्म का नाम दे दिया गूंज उठी शहनाई, और उन्होंने इनको लेकर एक फिल्म बनाई, है ना। तो ये इस तरीके का एक जो जानदार और शानदार जो कह सकते हैं इनका जो करियर था वो स्टार्ट हो गया था, कहां से, इनके जो परफॉर्मेंस थे उसकी वजह से। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन। अब इसके बाद क्या हुआ, फिल्म ऐसा नहीं था कि चली नहीं हो, बहुत हिट गई, और इनका जो पहला कंपोजिशन था वो क्या था, दिल का खिलौना है टूट गया। शायद आप लोगों ने ये गाना सुना भी हो, ये इनका पहला कंपोजिशन था। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ये बहुत मतलब बोलते हैं ना कि एक ब्लॉकबस्टर जो परफॉर्मेंस थी वो थी। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी सेल्यूलॉइड का मीन्स क्या होता है, ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। ठीक है, बहुत ओल्ड फैशन टाइप का, है ना। और चार्ट बस्टर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ब्रेकर, यानी बोलते हैं जैसे आजकल ब्लॉकबस्टर है, इस तरीके से कि आउट ऑफ रिकॉर्ड परफॉर्म करना, है ना। तो अब इसके बाद भी उनका ये जो करियर था, फिल्मी करियर, वो लिमिटेड रहा। ठीक है, 2 यानी बहुत ज्यादा उन्होंने फिल्मों को वो नहीं किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, कन्नड़ में भी इन्होंने अपना जो म्यूजिक था वो दिया। सानादी अपन्ना, आई जस्ट कैंट कम टू टर्म्स with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasize। उन्होंने क्या बोला, उन्हें ये आर्टिफिशियलिटी और ये जो ग्लैमर है ये उन्हें बहुत ज्यादा रास नहीं आया, ये उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा, और इसलिए उन्होंने ज्यादा जो फिल्में हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपना करियर उस ड्यूरेशन में सेट नहीं किया, क्योंकि वो एक कल्चरल, एक क्लासिकल जो म्यूजिक है उसके लिए वो जाने जाते थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने उस चीज के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अवार्ड्स एंड, एक मिनट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब क्या हुआ, उनके पास जो अवार्ड्स थे और रिकॉग्निशन थी, उनकी पहचान जो थी वो अब बढ़ने लगी बहुत फास्ट, है ना। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये पहले ऐसे इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में परफॉर्म करने के लिए invitation मिला। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। यानी कई सारे मौके मिलते गए, वर्ल्ड एक्सपोजिशन के लिए ये मॉन्ट्रियल गए एंड कैनिस आर्ट फेस्टिवल में, ओसाका ट्रेड फेयर में, यहाँ पर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और यहाँ तक कि जो तेहरान में गए थे, ऑडिटोरियम जो वहां का है, वहां पर उन्होंने जो अपनी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दी, तो उसके बाद जो तेहार मौसीकी है उसका नाम ही तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनके ऑनर में कर दिया गया। तो इस तरीके से इनका जो रिकॉग्निशन था, इनकी जो पहचान थी वो बहुत स्पीड से बढ़ रही थी,
और अवार्ड्स भी इन्हें कई सारे मिले। अवार्ड में देखो नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री इन्हें मिला, ये भी इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है ना। द पद्म भूषण ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, एंड पद्म विभूषण, ठीक है, वर कन्फर्ड ऑन हिम। और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब के ऊपर जो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या है, भारत रत्न। तो इन्हें लगभग सारे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड हैं उनसे नवाजा गया, यानी पद्मश्री भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी, है ना। तो ये सारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं जो इन्हें किसके लिए, अपने म्यूजिक कंपोजिशन के शहनाई प्लेयर के उसमें मिले हुए थे। तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो कंफर्ट का मीन्स क्या होता है, गिवन यूजुअली एन अवार्ड और डिग्री। इन्हें जो अवार्ड और डिग्री दिए गए वो उसका मीनिंग होता है कंफर्ट। एंड कोवेटेड का मीन्स क्या होता है, मच डिजायर्ड, यानी बहुत ज्यादा डिजायर होना। तो चलिए इधर देख लेते हैं। नेशनल अवार्ड्स तो इन्हें मिल ही गए, क्या क्या मिल गए थे, पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि क्या है, भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उन्होंने क्या बोला कि ये अवार्ड वगैरह हैप्पीनेस नहीं देंगे, मेरी जो हैप्पीनेस वो क्या है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि ये म्यूजिक हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, ये हमारा रिच ट्रेडिशन है। इवन आज वेस्ट भी जो है वो हमारा म्यूजिक लर्न करने के लिए आ रहा है ना, वेस्ट में भी, यानी पश्चिमी जो देश है वो भी हमारी सभ्यता, हमारे म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी अपने म्यूजिक को जो है बढ़ाएं और अपने जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, अपकमिंग जनरेशन है, उनको ये म्यूजिक की जो सौगात है वो दें। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब ये जो हमारे खान साहब है, बिस्मिल्लाह खान जी, इन्होंने तो काफी सारे जो कंट्रीज हैं उनको विजिट कर लिया था, है ना, किसके लिए, अपनी कॉन्फ्रेंस देने जाते थे, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन ये फॉन्ड ऑफ किसके थे, इन्हें खास जो पसंद था वो क्या था, अपना देश, अपनी कंट्री और अपने लोग, ठीक है, उसके ये फॉन्ड ऑफ थे। इन्हें बाहर दुनिया में घूम आएंगे लेकिन फाइनली कहाँ रहना है, अपनी बनारस, क्योंकि ये फॉन्ड ऑफ थे बनारस की, एंड डमराव जो जहां पे इनका बर्थ हुआ था। मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने उसे दोनों जगह को क्या बताया, पूरे वर्ल्ड की सबसे वंडरफुल जगह क्यों बोला है। एक स्टूडेंट ने ऑफर भी किया था, ऑफिस वंस वांटेड हिम टू हेड अ सहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक यूएसए गए थे ना अपनी परफॉर्मेंस के लिए, तो वहां पे एक स्टूडेंट ने ऑफर भी कर दिया कि वो अपनी परफॉर्मेंस कहाँ दें, यूएसए में दें, यूएसए में आकर के वहां के बच्चों को म्यूजिक सुनाएं और सिखाएं। तो ऐसा उनके साथ हो गया, लेकिन इसके बाद भी एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उन स्टूडेंट ने प्रॉमिस क्या किया, टू रिक्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उन्होंने ये प्रॉमिस तक कर दिया कि अगर वो वहां पर रुक जाए यूएसए में, है ना, तो क्या करेंगे, वो स्टूडेंट पूरा बनारस जो है उसको रिक्रिएट कर देंगे, वैसे ही टेम्पल वहां बना देंगे। तो हर चीज जो एटमोस्फियर की है वो वहां पर रिक्रिएट कर देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने उनसे क्या पूछा, क्या वो गंगा नदी को भी वहां ले जा सकते हैं, क्योंकि गंगा जो नदी थी उसके पास के जो स्पॉट्स थे वो उनके फेवरेट स्पॉट थे। तो उन्होंने कहा टेम्पल तो रिक्रिएट कर देंगे, बट क्या वो रिवर गंगा को भी वहां पर ले जा सकते हैं। दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो वो बोलते हैं जब भी मैं फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री यानी विदेशों में, है ना, तो जब भी मैं वहां पर होता हूँ आउट ऑफ इंडिया, तो मुझे क्या याद आती है, मुझे मेरा हिंदुस्तान याद आता है। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली रिवर गंगा। तो मुझे मेरा बनारस याद आता है, मेरी गंगा मैया याद आती है, ठीक है।
तो ऐसे थे बिस्मिल्लाह खान, उनको इतने ऑफर मिले लेकिन फिर भी उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा, है ना। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक माता ऑफ मट्ठा ऑफ डामराव, ठीक है, डमरों का मैं जो मठा है फिर मैं उसे मिस करता हूँ जब मैं बनारस में होता हूँ। तो उन्हें अपना देश, अपनी कंट्री हर जगह से ज्यादा यूनिक और ज्यादा प्यारी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अभी ये जो पेज है ओवर होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब पार्टीशन हुआ तो शेखर गुप्ता ने क्या पूछा इनसे, वो देख लेते हैं। डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। तो अक्सर करके क्योंकि ये एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो जो शेखर गुप्ता है उन्होंने इनसे क्या पूछा कि तुमने कभी भी नहीं सोचा कि तुम लोग क्या कर दो, यहाँ से जो मूव कर जाओ, कहाँ पर, पाकिस्तान पे, क्योंकि ज्यादातर उस समय क्या हुआ था, पाकिस्तान में ही ज्यादातर मुस्लिम मूव कर गए थे। तो इनसे जब ये क्वेश्चन किया गया तो बिस्मिल्लाह खान जी क्या रिप्लाई करते हैं, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, कि हे अल्लाह मैं और बनारस छोड़ दूं, क्योंकि बनारस इनकी जो फेमस फेवरेट जगह है ना। नेवर, कभी भी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया बस इतना कहने के लिए कि मैंने पाकिस्तान गया, मैं कभी पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और वो कितनी देर रुके वहां पर, 1 घंटा रुके, है ना। आई सेड नमस्कार, तो वहां भी मैंने क्या किया, नमस्कार किया। नमस्कार क्या है, एक इंडियन ट्रेडिशन है टू ग्रीट समवन, है ना, लोगों को ग्रीट करने का, वेलकम करने का इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन तरीका है। टू द पाकिस्तान एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, वहां जो इंडियंस हैं यानी जो हिंदू हैं उनको मैंने सलाम वालेकुम कहा, और वहां के लोगों को, सभी पाकिस्तानी थे, उनको मैंने कैसे ग्रीट किया, नमस्कार टू द पाकिस्तान। आई हैड अ गुड लाफ, और उसके बाद में बहुत हंसा। तो ये जो है उन्होंने अपने जो रिपोर्टर थे उसको जो आंसर किए वो है, ठीक है। तो बीइंग अ मुस्लिम ही लव इंडिया, ही लव बनारस, ठीक है, ही लव्ड एवरीथिंग इन इंडिया। उनका जो एक नेशनलिज्म था, एक जो राष्ट्रीयता थी, वो आज हम लोगों के दिलों में उनकी जगह बनाती है ना। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये हमारी इंडिया की कल्चरल हेरिटेज, यानी हमारे इंडिया के अंदर कितने ज्यादा जो लोग हैं वो कैसे हैं, जो बहुत ज्यादा ही कल्चरल हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, उसको बताता है। इंडिया के रिच कल्चर को, हेरिटेज को बताता है। ये भी एक हेरिटेज है, एक संपदा है, कल्चरल होना, है ना। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो ये उनकी खासियत थी, ये उनका वो नहीं था कि मतलब किस तरीके से सिर्फ एम्प्लॉय नहीं थे वो वहां के, यानी बीइंग अच्छे मुस्लिम थे ऐसा नहीं, वो अपने रिलीजन को बहुत जो है वो डिवोटेड थे, अपने रिलीजन को लेकर भी, ऐसा नहीं था कि वो अपने रिलीजन को लेकर डिवोटेड भी थे। बीइंग अ गुड मुस्लिम, वो एक अच्छे मुस्लिम थे, अपने जो रिलीजन थे उसको भी वो बहुत डिवोटेड थे, लेकिन इसके बावजूद वो जो प्ले करते थे अपनी शहनाई को, तो वो हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर अपनी शहनाई को बजाते थे, और उन्होंने शहनाई को नए आयाम दिए, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006। तो 21 अगस्त 2006 में ये जो हमारा ब्राइटेस्ट स्टार था इंडिया का, वो इंडिया ने खो दिया, इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 90, और इन्होंने एक अच्छा जीवन जिया, 90 इयर्स की एज में इनकी डेथ हुई। प्रोलॉन्ग इलनेस, क्योंकि काफी लंबी समय से ये बीमार थे और उनकी बीमारी के चलते इनकी डेथ हुई। He was given a state funeral and government of India declared one day a national mourning. और इनकी जो परफॉर्मेंस रही, इनकी जो यादगार जो चीजें रही, इनका जैसा जीवन रहा, उस करियर और जीवन को देखते हुए एक अच्छे व्यक्ति और
एक अच्छे पर्सन के रूप में इन्हें जानते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इन्हें स्टेट फ्यूनरल यानी बिहार ने इन्हें स्टेट फ्यूनरल इनका अंतिम विदाई की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस दिन को नेशनल मॉर्निंग डे यानी एक शोक दिवस, राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। तो ये पूरी ऑल अबाउट जो हमारी स्टोरी थी वो बिस्मिल्लाह खान जी को डेडिकेटेड थी कि उन्होंने कैसे जो साउंड थे, जो कैसे मतलब म्यूजिक था उसको नए आयाम दिए, हमारे एक रिच हेरिटेज को यहाँ पर इंडिया में जो हमारे रिच हेरिटेज को बताते हैं। आगे जो इसके क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशंस वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके और फिर हम लाइव सेशन में भी जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उन डाउट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।